हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं रूपाली अग्रवाल आज क्लास 3 के साथ आपके सामने आई हूँ। अब हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने डिफेंसेस को छोड़ा था। हमने फर्स्ट डिफेंस पढ़ा था, वहाँ पे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। अब यहाँ से हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सो ऑन हम पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट हमने देखा वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड वन, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सालमेंट, एक्ट ऑफ गॉड इंक्लूड्स दोज एक्ट विच अ मैन कैन नॉट अवॉइड। एक्ट ऑफ गॉड इसलिए बोला गया है यहाँ पर क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं ये मैन अवॉइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑपरेशन ऑफ नेचर है, ये बाय नेचर कॉज हो रहे हैं। इसीलिए जिसमें मैन का अपने आप से कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसमें वो उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता, तो उस एक्ट को क्या नाम दिया गया है? एक्ट ऑफ गॉड। और ये एक डिफेंस है अगेंस्ट द टॉर्च। अब यहाँ पर केस हम इसको समझेंगे केस के द्वारा। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड 1876 का केस है ये, वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर प्री एग्जाम। An artificial lake created on a defendant land due to storage of water of rain coming from the natural stream, but when there was extraordinary heavy rainfall result, the lakes burst out and overflowed on plaintiff's land and carried away the bridges of the plaintiff. It was held that the defendant will not be held liable as it is the act of God or the operation of nature. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस है, इसमें एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया डिफेंडेंट के द्वारा फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल स्ट्रीम। एक स्ट्रीम नेचुरल स्ट्रीम है, उसके स्टोरेज ऑफ वाटर करने के लिए उसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया। अब एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गई एंड एज अ रिज़ल्ट जो लेक था वो बस्ट आउट हो गया और ओवरफ्लो हो गया। जो वाटर था बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया और वो पहुँच गया प्लांटिव की लैंड पर एंड कैरीड अवे द ब्रिजेस ऑफ द प्लांटिव। और उसके जो ब्रिजेस थे उनको कैरी अवे कर गया, पूरा सब कुछ तहस नहस करता हुआ वो वाटर उसकी लैंड्स के ऊपर से गुजरता हुआ निकला और प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हुई ड्यू टू दैट। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। अब यहाँ पर क्या है, डिफेंडेंट को लाइबल नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये जो एक्ट हुआ है, ये जो हैवी रेनफॉल हुई है और ये जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर हुआ है, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। तो इसको रखा गया है एक्ट ऑफ गॉड में और द ऑपरेशन ऑफ नेचर। Now we see the third point, inevitable accident. According to the Sir Pollock, inevitable accident are those incidents which are of ordinary prudence cannot be avoided in spite of all reasonable care on his part in the circumstances in which they occur. यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है ये सर फेडरिक पॉलॉक द्वारा दी गई है। इन्होंने ये कहा कि इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो पर्सन के ऑर्डिनरी प्रूडेंस में है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, वो उसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, जबकि उसने पूरी की पूरी रीजनेबल केयर भी ली अपने पार्ट पर कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ना क्रिएट हो जाएं जिससे कि दूसरे को कोई परेशानी हो। बट इसमें भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम कितनी भी केयर ले लें और कितनी भी प्लेंटिफ जो सामने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके को ध्यान में भी रखते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो भी कोई ऐसी घटना घट सकती है जो एक टॉर्शियस मैटर बन सकता है। इसको हम समझेंगे केस के द्वारा, जैसे कि ये है स्टैनले वर्सेस पॉवल। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, प्लेंटिव एंड डिफेंडेड वर द मेंबर्स ऑफ द शूटिंग पार्टी। यहाँ पर ये एक मेंबर थे, प्लेंटिव और डिफेंडेंट वादी प्रतिवादी मेंबर्स थे एक शूटिंग पार्टी के। द डिफेंडेंट फायर्ड अ पीजेंट काइंड ऑफ बर्ड। अब यहाँ पर ये लोग एक शूटिंग करने गए, वहाँ पर क्या था, एक फीजेंट, एक बर्ड नाम था, एक बर्ड का नाम है फीजेंट, उसको ये उन्होंने फायर किया डिफेंडेंट ने।
बट द बुलेट फ्रॉम हिज गन हिट अ ट्री। अब क्या हुआ, जो बुलेट थी वो हिट करी ट्री को जाके लगी, और उस ट्री की वजह से जहाँ वो प्लेंटिव खड़ा था, इंजरी किसको हो गई, प्लेंटिव को हुई। वो पेड़ वहाँ पर गिरा एंड ही हिट दी प्लेंटिव को उसके चोट पहुंची पेड़ के गिरने से। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल। यहाँ पर डिफेंडेंट को अगेन ही विल नॉट बी लायबल। यहाँ पर ये क्यों आ रहा है ही विल नॉट बी लायबल, बिकॉज दीज आर दी कॉल्ड डिफेंसेस अगेंस्ट द टॉर्शियस लाइबिलिटी। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा, क्योंकि इट वॉज ऑल ड्यू टू दी एक्सीडेंटल एक्ट। ये एक एक्सीडेंट था, वो उसने तो जो गोली चलाई थी वो फीजेंट को फायर करने के लिए गोली चलाई थी। उसको प्लेंटिव से कोई हार्म नहीं पहुंचाना था, उसकी कोई ये नहीं था कि प्लेंटिव को हार्म पहुंचाना था, तो वो उसने ये एक्ट इसलिए किया। प्लेंटिव्स का उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो केवल फीजेंट को फायर कर रहा था। बट एक्सीडेंटली पेड़ जो हिट हुआ तो प्लेंटिव को जो चोट पहुंची, वो जो इंजरी उसको कॉज हुई वो एक्सीडेंटल थी, एंड इट इज़ सेड टू बी द केस ऑफ इनएविटेबल। इसलिए इस केस को इनएविटेबल एक्सीडेंट केस माना गया है। नाउ वी कम सी दी फोर्थ डिफेंस क्या है हमारा, जो फोर्थ डिफेंस है वो है प्राइवेट डिफेंस। ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा प्राइवेट डिफेंस के बारे में, फिर भी हम इसको यहाँ पर टॉट में डिस्कस करेंगे एज अ डिफेंस फॉर टॉर्शियस लायबिलिटी। वी विल सी नाउ, every person has a right to protect his property or a person. Thus, if a person uses necessary force to protect his person or property and causes harm to another person, no action can be brought against him. यहाँ पर क्या है, हर पर्सन का अपना एक अधिकार है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर कोई हार्म पहुंचता है दूसरे पर्सन को, तो नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम। उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसने जो भी हार्म पहुंचाया है दूसरे पर्सन को, वो अपनी बचाव में पहुंचाया है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया है। इसमें हम अगेन केस देखेंगे, मॉरिस वर्सेस न्यूगेन। केसेस से हमें बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, इसलिए हमने हर डिफेंस का एक एक केस लिया है यहाँ पर। मॉरिस वर्सेस न्यूगेंट 1836 केस। डिफेंडेंट वॉज पासिंग ऑन फ्रंट ऑफ प्लेंटिव हाउस. He aimed to shoot plaintiff dog who attempted to bite him, but the dog ran away. But when the dog returned, defendant shot the dog dead. It was held that the defendant will be liable and the right of private defense cannot be pleaded as the act was unlawful. Therefore, defendant was liable. अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि अपने बचाव के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए या अपने बचाव के लिए अगर हम किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाते हैं तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में आएगा, अपने बचाव। अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ के हाउस के पास से गुजर रहा था, और जो प्लेंटिफ का डॉग था वो उसने अटेम्प्ट किया एकदम से डिफेंडेंट को बाइट करने के लिए, उसको काटने पहुंचा। जैसे एकदम से डॉग देखते किसी पर्सन को भागते हैं, ऐसे ही उसने डिफेंडेंट को बाइट करने के लिए अटेम्प्ट किया, बट द डॉग रैन अवे। अटेम्प्ट ही हुआ था, उसने कोई बाइट नहीं किया था उसको, ही डॉग जस्ट अटेम्प्टेड। बट उस केस में क्या हुआ, डॉग जब दोबारा वापस आया, भागने के बाद जब दोबारा वापस आया तो डिफेंडेंट ने उस पर गोली चला दी एंड शॉट द डॉग डेड। उस पर इस तरह से फायर किया कि डॉग मर गया। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट विल बी लाइबल। यहाँ पर डिफेंडेंट लाइबल होगा एंड ही विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पर उसको ये डिफेंस नहीं मिलेगा कि मैंने तो इसलिए गोली चलाई क्योंकि वो मुझे काटना चाहता था, प्लेंटिव का डॉग मुझे काटने आ रहा था या काटना चाहता था इसलिए मैंने उसको मार दिया। वो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर जो उसने एक्ट किया था दैट वाज टोटली अनलॉफुल एक्ट। जब वो काटने आया था, आपने उसको भगाया, वो भाग गया वहाँ से, उसने आपको काटा तो नहीं था ना, कोई हार्म तो नहीं पहुँचाया था ना। तो आपने जब वो दोबारा रिटर्न हुआ तो आपने उसको मार दिया, डेड कर दिया, तो इट वॉज अ लॉफुल एक्ट। किसी एनिमल को आपने मारा तो ये क्या माना जाएगा, एक अनलॉफुल एक्ट माना जाएगा। देयरफॉर द डिफेंडेंट वॉज लायबल एंड ही विल नॉट गेट एनी राइट अंडर प्राइवेट डिफेंस।